Perhaps Karan Dubey has joined. Yes, sir. भारत के संविधान में Good evening. गुड इवनिंग वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के बारे में कोई प्रावधान है? नहीं जानते हैं? No, sir. No, sir. ओके। भारत के संविधान के आर्टिकल 43A में वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, के बारे में प्रावधान किया गया है। आज कोमल कुमारी नहीं है, छुट्टी में है No, आज। sir. Yes, नहीं? sir. ओके, तो ये 43A 42nd अमेंडमेंट संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा लाया गया, क्योंकि उस समय तक वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में आ गया था और भारत में भी इसका प्रावधान हो, इसके लिए संविधान के धारा 43A में संशोधन करके ये कहा गया कि द स्टेट शैल टेक स्टेप्स by suitable legislation or in any other manner or in any other way to secure the participation of workers in the management of undertakings, establishments, or other organizations engaged in an industry. ये देखिए, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों ऐसा महसूस किया गया कि मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए? कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट है, वो क्या चाहता है? अपना प्रोडक्शन बढ़ाना, अपना इफेक्टिवनेस बढ़ाना। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए शायद आपने पढ़ा होगा कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के बाद प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रहा था, तो पहला एक थियरी आया था साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपने पढ़ा है? Yes, sir. तो उसमें था कि आपके काम का एक बेस्ट वे होना चाहिए। अगर आपके काम का आपको बेस्ट रिजल्ट तब मिलेगा जब आपके काम का एक बेस्ट तरीका हो, स्टैंडर्डाइज्ड वे होना चाहिए। टूल्स, टेक्निक्स होना चाहिए, रूल ऑफ थंब नहीं हो, एक तौर तरीका होना चाहिए। कुछ दिन तक इस थ्योरी ने काम किया, फिर जब ये थ्योरी भी काम करना बंद कर दिया तो एक दूसरी थ्योरी साइकोलॉजिस्ट लोग निकाला। इल्टन मेयो उसका लीडर था, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। तो ये टाइम टू टाइम ये डिफरेंट जो अप्रोचेस आ रहे हैं, उसका उद्देश्य यही होता है कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, और इसी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट भी उसी का एक उपाय है। इसमें कहा कि जब आप वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने देंगे, वो करेंगे, जो डिसीजन लिया जाएगा उसमें उनकी भागीदारी होगी, तो एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होगा। उनको लगेगा कि ये हम भी इस निर्णय में भागीदार हैं, ये हमारा भी निर्णय है। तो उस डिसीजंस के इम्प्लीमेंटेशन में एक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वर्कर्स उसमें कोऑपरेट करेंगे। तो इसका जो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट है, दिस इज टू सिक्योर द कोऑपरेशन ऑफ द वर्कर्स
है ना? Yes, sir. दूसरा ये है कि अगर वर्कर्स डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जहाँ डिसीजंस लिया जा रहा है वहाँ वो मौजूद रहेंगे, तो he would be able to safeguard the interest of the workers. Am I right? Yes, sir. वर्कर के हित की बात, हितों की उपेक्षा वहाँ नहीं हो पाएगी। वहाँ वो इस बात के लिए उनको प्रभावित करने का प्रयास करेंगी। दूसरा ये है कि वर्कर्स के ग्रीवांस को वहाँ अप्रिशिएट किया जाएगा मैनेजमेंट के द्वारा, क्योंकि ये वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव उनको एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, उनको सारी बातों की जानकारी, वर्कर्स व्यू पॉइंट को अच्छी तरह से बता पाएंगे। तो ही वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द इश्यूज, द मैनेजमेंट। अब तीसरा ये है कि वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट के पर प्रिवेल कर सकता है, उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करा सकता है अपने आर्गुमेंट से, अपने व्यू पॉइंट से। चौथा ये है कि वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव को भी एंड इंटर्न टू द वर्कर्स, मैनेजमेंट का जो कंसर्न है या उसका जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, उसको भी समझने में मदद मिलेगी। और उसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं, आपके अगर कोई डिमांड्स हैं और उतनी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन उस तरह की नहीं है, तो इन बातों को भी इजीली अप्रिशिएट करने में हेल्प मिलेगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. और डिसीजन मेकिंग में जो उनकी भागीदारी है, उससे वर्कर्स और मैनेजमेंट को एक दूसरे के करीब आने का भी मौका मिलेगा। Yes, sir. और इस सब का रिजल्ट क्या होगा? इंडस्ट्रियल क्लाइमेट पर एक पॉजिटिव इफेक्ट, है ना? काम करने का माहौल बनेगा, वर्कर्स को लगेगा कि मेरे ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वर्कर्स को चाहिए उसका इनकम बढ़े, उसकी जॉब सिक्योरिटी बढ़े, अगर उसका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा हो, अगर इन बातों पर ध्यान दिया जा रहा है तो कंपनी का, फैक्ट्री का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो प्रोडक्टिविटी है, उसको उसको बढ़ाने में वो जोर शोर से लग सकते हैं। जस्ट ए मिनट। Yes, sir. इसीलिए यही आइडिया है बिहाइंड allowing workers to participate in the management। ये हम लोगों ने समझ लिया। अब वर्कर्स Yes. पार्टिसिपेशन प्राइमरीली किस एरिया में होना जरूरी होता है, या किस एरिया में वर्कर्स डिसीजन मेकिंग में प्राइमरीली भाग लेते हैं? तो जो वर्कर्स से रिलेटेड इश्यूज होता है, जैसे वेजेस, वर्किंग कंडीशंस, सेफ्टी, वेलफेयर, शेयरिंग ऑफ गेन, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसमें कुछ एम्प्लॉइज को भी शेयर कीजिए, प्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, इंसेंटिव एंड अलाउंसेस, है ना? इन सारे इश्यूज पर जब मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेता है तो उसमें वर्कर्स के पार्टिसिपेशन से, उनका व्यू पॉइंट जान के, उनको कॉन्फिडेंस में लेके, उनके विचारों का पर ध्यान देके निर्णय लिया जाता है। So this is the area in which the workers' participation is primarily taken into consideration. So far, so good. There is no problem.
So what was the areas in which worker can contribute? concern Package. where the workers participation is ensured. So in The wages and issues, working. हाँ, issues relating to workers, wages, working conditions, तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहा होगा, you can read it Yes. or you can get a screenshot whatever it is there. तो ये जो इश्यूज हैं, वेजेस, वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी, वेलफेयर, शेयरिंग ऑफ गेन, इंसेंटिव अलाउंसेस, ये सारे जिससे वर्कर्स को का कंसर्न है, जो वर्कर्स चाहते हैं कि इन सारे में का उचित व्यवस्था हो, हमको एडिक्वेट रिम्यूनरेशन मिले. Yes. अब आइए, जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन है, ये आपको सवाल, एक पहला सवाल तो आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे थे. और दूसरा है फॉर्म्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. ठीक है, Yes. Sir. किन किन Yes, sir. किस किस तरीका से वर्कर्स किस किस रूप में पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में. तो ये कुछ जो वेज हैं जो हमने यहाँ लिखा है अपने स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा. इसमें हम एक एक करके देखते हैं. इसमें कई है, सजेस्टिव स्कीम्स, वर्क्स कमेटी. वर्क्स कमेटी के बारे में आपने देखा है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में प्रोविजन है. जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स, बोर्ड रिप्रेजेंटेशन, को पार्टनरशिप, वर्कर्स कंप्लीट ओनरशिप, कलेक्टिव बार्गेनिंग भी आप पढ़ चुके हैं. job enlargement, job enrichment, these are 16, 17. Now let us come to the first one. First one is suggestion scheme. अब इस स्कीम में क्या होता है कि एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें वर्कर्स और मैनेजमेंट के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वर्कर्स इन जनरल का व्यू जानने के लिए एक सजेशन बॉक्स कहीं पर रख दिया जाता है, और वर्कर्स से कहा जाता है कि आप अपना जो भी सजेशंस देना चाहते हैं, आप अपना सजेशंस दीजिए, है ना. और ये जो कमेटी, सजेशन कमेटी है, ये टाइम टू टाइम उस सजेशन बॉक्स में जितने भी सजेशंस आए रहते हैं उसको देखते हैं, स्क्रूटिनाइज करते हैं, और अगर उनको कोई सजेशंस बहुत अच्छा लगता है तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको लागू करते हैं. ठीक है. Sir, anyone can give suggestion. The Employee and workers, worker. any worker, हाँ, anyone can give, anyone can give. and अगर उसमें अगर अब उनको सजेशंस देने के लिए इम्प्रूव करने, मतलब इनकरेज करने के लिए रिवार्ड्स भी दिए जाते हैं, इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं. अगर किसी के सजेशंस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा लगा, इन्होंने अच्छा सजेशंस दिया है, तो वो उनको प्रोत्साहित भी करती है, पुरस्कृत भी करती है. समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, तो sir. एक पार्टिसिपेशन का ये भी तरीका है जहां पर कि आपके सजेशंस को, आपके आइडियाज को, आपके विचारों को अपने निर्णय में शामिल किया जाता है, अगर आपने कुछ अच्छा विचार दिया तो. ठीक है तुसी. Yes, sir. एक हम लोग का एक उपाय, एक one of the ways of ensuring workers participation is suggestion scheme. सजेशन स्कीम समझ गए आप लोग? Yes, sir. नेक्स्ट Yes, पे sir. आए. Yes, sir. दूसरा एक तरीका है वर्क्स कमेटी बना के. हम लोग बात किए थे जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एडजुडिकेशन का के बारे में जान रहे थे,
कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के सेक्शन 3 में वर्क्स कमेटी का प्रोविजन है ना? Yes. तो वर्क्स कमेटी होता क्या है, आपने देखा है ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर एंटरप्राइज में जहां पर कि 100 या उससे अधिक एम्प्लॉई हैं, एक वर्क्स कमेटी बनाई जाती है जिसमें वर्कर्स और मैनेजमेंट के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और इस वर्क्स कमेटी का मुख्यतया ये काम होता है प्राइमरीली टू इवॉल्व वेज एंड मीन्स फॉर मेंटेनिंग कॉर्डियल एंड हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉइज एंड द मैनेजमेंट। तो ये वर्क्स कमेटी का स्टैट्यूटरी प्रावधान है। वर्क्स कमेटी के थ्रू भी वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होता है बिकॉज देयर आर वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव इन द कमेटी। ठीक है सर ये एक बार फिर से बता दीजिए। मैं पढ़ दूं पूरा। मैं आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में वर्क्स कमेटी का प्रावधान है फॉर रिजोल्यूशन ऑफ sir. डिस्प्यूट्स। सर जिसमें 100 मेंबर्स होने चाहिए। 100 या उससे अधिक। यस सर। तो ऐसे इंटरप्राइज में वर्क्स कमेटी बनेगा जिसमें एम्प्लॉय की संख्या 100 या उससे अधिक हो। ठीक है। यस सर। और ये क्या कौन है, शुभांगी, क्या नाम है इसका? यस सर। शुभांगी, समझ रही हो? यस सर। ओके। तो 100 या अधिक होना चाहिए। वर्क्स कमेटी होता क्या है? एक कमेटी है जिसमें वर्कर्स के और मैनेजमेंट के इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। सर ये तो इसमें सजेशन बॉक्स में भी आप बताए थे। सजेशंस में बताया था कि एक कमेटी होती है, उस कमेटी का काम है जो सजेशंस आया उसको स्क्रूटिनाइज करना। समझ रहे? सजेशंस बॉक्स में जनरल आम एम्प्लॉइज को सजेशंस अपना देने के लिए इनकरेज किया जाता है और जो सजेशंस आया उसको स्क्रूटिनाइज करने के लिए एक कमेटी होती है ना? वर्क्स कमेटी में जो भी इक्वल नंबर ऑफ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और ये मुख्यतया फोकस करते हैं कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशंस कैसे बहाल रहेगा। ठीक है। यस सर। तो वर्क्स कमेटी सजेशंस कमेटी के माध्यम से भी वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हुआ, वर्क्स कमेटी के माध्यम से भी वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हुआ। यस सर। इसी तरह का एक कमेटी है जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स। इसमें भी दोनों के रिप्रेजेंटेटिव बराबर होते हैं लेकिन इनका काम मुख्य रूप से कंसल्टेटिव एंड एडवाइजरी है। कंसल्टेटिव मतलब कोई निर्णय लेने में इनको भी कंसल्ट किया जा सकता है या ये भी कुछ सुझाव दे सकते हैं। ठीक है ना? तो ये चूंकि प्योरली एडवाइजरी काम है इनका, इसीलिए ये कोई बहुत सीरियस इसका इफेक्ट नहीं है। ये बहुत ही इफेक्टिव वे ऑफ इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन नहीं है। सर डिसीजन मेकिंग में ये अपना एडवाइस देते हैं। इनसे एडवाइस लिया जा सकता है कि ये ऐसा करने में आपके क्या सुझाव हैं। कंसल्ट किया जा सकता है इनको कि ऐसा एक निर्णय होना है, इसमें आप भी अपना सुझाव दीजिए। कंसल्टेटिव एंड एडवाइजरी है ना? अब मान लो तुम अपना कोई कोर्स करना चाहते हो, किसी से एडवाइस ले सकते हो कि मैं बीबीए करूं या बीसीए करूं या बीबीएम करूं, है कि नहीं है?
तो ये जो एडवाइजरी रोल है, एडवाइस देने का, ये कोई डिसीजन खुद नहीं ले सकते, ये केवल एडवाइस कर सकते हैं। वो डिसीजंस के एडवाइस को वो लाइक सजेशन, सजेस्टिव स्कीम्स जिस तरह का था सजेस्टिव कमिटी, उसी तरह का कमिटी है। ठीक है, तो ये सब ग्रेजुअली इवॉल्व किया, इस तरीका से भी पार्टिसिपेशन होता रहा। लेकिन जो बहुत ही इफेक्टिव एक तरीका है वर्कर्स पार्टिसिपेशन का, and this is the highest form of workers participation. This is called board representation, जहां पर कि मैनेजिंग बोर्ड जो है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, उसमें वर्कर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। वर्कर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलाउ किया जाता है। इस स्कीम में एक या दो रिप्रेजेंटेटिव, जिसको कि यूनियन नॉमिनेट करते हैं, उसको इलेक्ट किया जाता है टू बी ए मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। राइट सर किसके Board- द्वारा board ये of- नॉमिनेट होता है? ये होते हैं ट्रेड यूनियन जो है आपका, एम्प्लॉइज का जो ट्रेड यूनियन है, वो 2-3 नाम देते हैं, उसमें से वो सिलेक्ट करते हैं अपना किसी एक को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, इसके पीछे द बेसिक आइडिया बिहाइंड इनकॉर्पोरेटिंग वर्कर्स रिप्रेजेंटेशन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज टू सेफगार्ड द वर्कर्स इंटरेस्ट। मैंने पहले भी बताया था, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो कोई डिसीजन लेता है तो वहाँ उसको इन्फ्लुएंस करना, अपने वर्कर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने, ये सब मौका उनको मिलता है जो वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ डाउट? नो सर। Has been introduced in several public sector enterprises such as हिंदुस्तान। अब हमारे यहाँ जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं बहुत सा, वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वर्कर्स को मेंबर बनाया जाता है, उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। ऐसे कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जिनका नाम है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स, नेशनल कोल माइंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भारत हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, नेशनल टेक्सटाइल मिल्स एक्सेट्रा। अब इसमें वर्कर्स का सिलेक्शन कैसे होता है? दिस सिस्टम रिक्वायर्स इलेक्शन ऑफ ए वर्कर director who is selected out of a panel of 3 persons furnished to the government by the representative union within a prescribed period. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंस्टिट्यूशन होना है तो एक दिया जाता है कि 2 हफ्ता 3 हफ्ता में आप ट्रेड यूनियन से कहा जाता है कि आप 3 आदमी का एक नाम का पैनल दीजिए, और उसी 3 आदमी वो गवर्नमेंट को फर्निश करते हैं, ट्रेड यूनियन या ऑर्गेनाइजेशन को, और उस 3 में से चुन लिया जाता है मैनेजमेंट, उसमें से एक आदमी को चुन लेती है। ठीक है, On what basis they choose them? वो उनका डिस्क्रिप्शन है। उस 3 नाम में से उनको लगेगा कि ये आदमी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, ज्यादा अच्छा हो सकता है, ज्यादा जानकार हो सकता है, वर्कर्स के इंटरेस्ट की बात ज्यादा कर सकता है। सर मतलब ये वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटर है उसमें से कोई 3 खड़ा हो सकता है?
उसमें से यूनियन तीन नाम सजेस्ट कर दिया, तोसी, शुभांगी, कोमल। Yes, sir. अब मैनेजमेंट को कहा कि भाई अब इसमें से, अब मैनेजर इसमें से किसी एक को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ले लिया, है ना। Okay, sir. तो यही तरीका है। अब जब बैंक का नेशनलाइजेशन हो गया 1970 में, उसके बाद से बैंक्स में भी, हमारे यहाँ जितने नेशनलाइज्ड बैंक्स थे उनमें भी वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बोर्ड में होने लगा। ये स्कीम आया, नेशनलाइज्ड बैंक्स मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजंस स्कीम। उसके तहत एक उनके ऑफिसर्स में से और एक एम्प्लॉइज में से, ये 2 रिप्रेजेंटेटिव होते थे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, ये बोर्ड रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन, जहां पर कि आप टॉप लेवल मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में भाग लेते हैं, आप उसके पार्ट हैं, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये पब्लिक सेक्टर्स में ऑलमोस्ट एवरीवेयर दिस हैज बीन अडॉप्टेड, प्राइवेट सेक्टर्स में भी हो रहा है। अगले पर चला, तो हमको पूछ लिया करो निर्भीकता पूर्वक, नथिंग टू बी वरीड। दूसरा एक सिस्टम है को पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, दिस इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिसिपेशन इन द शेयर कैपिटल। वर्कर्स को इंड्यूस किया जाता है कि आप कंपनी का शेयर कैपिटल परचेज करिए, मतलब शेयर्स परचेज कीजिए। उनको वो क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए देते हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं ताकि वो इक्विटी शेयर्स खरीद सकें। इसके लिए उनको इनकरेज किया जाता है बाय परचेजिंग द शेयर्स। अब जो शेयर होल्डर्स है उसमें से भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव मेंबर्स चुना जाता है। तो वो अगर शेयर होल्डर्स रहेंगे तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, वर्कर्स अगर शेयर होल्डर्स रहे तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भेज सकता है ना। तो ये भी एक तरीका है जहां पर कि वर्कर्स को शेयर होल्डर्स बनाया जाता है, उनको इक्विटी शेयर्स देके, और ताकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जा सके अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स। भारत में एक ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो मतलब प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, वो जो ग्लास वॉशिंग केमिकल्स वगैरह सब बनाती है। इसके 61% शेयर्स वर्कर्स के पास है, समझ रही हो, 61%। दूसरी एक कंपनी है सहगल सैनिटरी फिटिंग्स, ये पंजाब में है। सैनिटरी फिटिंग्स का इसका बिजनेस है, या मतलब बनाती है। उसका 41% शेयर्स वर्कर्स को दिया हुआ है उसने। तो इस तरह से बाय बीइंग शेयर होल्डर्स they become part and parcel of the management by representing in the board of directors। ठीक है, बहुत से सर बेसिकली इसमें वर्कर को इंड्यूस किया जाता है कि वो कंपनी का शेयर्स बाई करे। हाँ, यस, और तब फिर अपना शेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शेयर होल्डर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जा सकता है। यस सर। एक सेकंड के लिए जरा एक बात कर लेते हैं। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, कहिए।
रह जाता है ताकि वो मैनेजमेंट में रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, यस सर। Yes, sir. तो ये एक को पार्टनरशिप, ये स्कीम जो है, ये जो तरीका है, इसको कहते हैं को पार्टनरशिप। यू बिकेम अ पार्टनर बाय बीइंग अ शेयर होल्डर। ठीक है ना। यस सर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसको, को पार्टनरशिप को, एक फॉर्म ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन के रूप में अप्रूव किया था, नवनीत आर कामिनी वर्सेस आर के कामिनी केस में, जहां पर कि एक सिख यूनिट को टेक ओवर करने के लिए वर्कर्स को, वो बंद पड़ा हुआ था यूनिट, जिसमें वर्कर्स को कहा कि आप टेक ओवर कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट इट बाय बिकम, अपना वही लोग उसके मैनेजमेंट में आ गए, वर्कर्स देमसेल्व्स बिकेम द मैनेजर्स। ठीक है, यस सर। को पार्टनरशिप समझ गए आप लोग। यस सर। Yes, sir. ना इसके बाद है वर्कर्स कंप्लीट ओनरशिप। इस स्कीम में क्या होता है, वर्कर्स एक्वायर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट of their enterprise through an elected board and workers council। अब ये इनके हाथ में कंप्लीट, जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है उसका कंप्लीट कंट्रोल इनके हाथ में होता है इस स्कीम में। ये मैनेजमेंट, इसको कहा जाता है सेल्फ मैनेजमेंट, वर्कर्स ही मैनेज कर रहे हैं, कोई दूसरा मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट का काम भी वर्कर्स को ही करना है। दिस इज कॉल्ड वर्कर्स कंप्लीट ओनरशिप। पूरी कंपनी जो है वो वर्कर्स के हाथ में है। ये सिस्टम सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट है यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया का नाम सुने? यस सर। यूगोस्लाविया में ये सेल्फ मैनेजमेंट या वर्कर्स कंप्लीट ओनरशिप, वर्कर्स पार्टिसिपेशन में के लिए सबसे अधिक प्रिवेलेंट है। ठीक है, यस सर। Yes, sir. अब वर्कर्स में से भी डिफरेंट सेट ऑफ पर्संस जो है वो डिफरेंट टाइप्स का फंक्स, मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव फंक्शंस जिनके उनके हाथ में होता है, दे देमसेल्फ मैनेज द इंडस्ट्री। तो इसमें भी तो और जो ट्रेड यूनियन है वो इस तरह के स्कीम्स को सबसे ज्यादा फेवर करते हैं, बिकॉज सारा कुछ उन्हीं के हाथ में आ जाता है। तो इस स्कीम में सबसे अधिक इंडस्ट्रियल हार्मोनी और पीस देखा जाता है, क्योंकि वो उनका कोई मैनेजमेंट से लड़ाई होता नहीं है, वही खुद मैनेज करते हैं। उनके विचार और मैनेजमेंट के विचार अलग अलग इसमें नहीं होते। तो इंडस्ट्रियल पीस और हार्मोनी के लिए ये मोस्ट इफेक्टिव तरीका है। जिस कंट्री में ये सबसे अधिक प्रिवेलेंट है वो यूगोस्लाविया है, और इस स्कीम में वर्कर्स के हाथ में ही मैनेजमेंट होता है। यही मेन चीज है इसका। इसके बाद का स्कीम है कलेक्टिव बार्गेनिंग, जो हम लोग समझ चुके हैं, जहाँ पर एक बार्गेनिंग टेक्निक के रूप में उनको प्रेशर मतलब उनके साथ बार्गेन करके, प्रेशर करके भी डिसीजंस करवाया जाता है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट। ठीक, यस सर। Yes, sir. तो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया। वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हम इसीलिए करा सकें कि हम ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस ला सकें, वर्कर्स का सेटिस्फैक्शन हो सके, वर्कर्स के इंटरेस्ट को फुलफिल किया जा सके, सेफगार्ड किया जा सके, और ये अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में मदद करता है। और इसके कई जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, करीब 16-17 हैं, जिसमें से 6-7 हम लोग आज समझे हैं।
रेस्ट हम लोग कल करेंगे, एक ही दिन में Yes. सब नहीं करना चाहिए, तो Yes, sir. फिर डिस्टिंग्विश करने में मजा नहीं आएगा। यस शिवांगी, यू हैव एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, Tosi, you have no question. No, sir. Others will have no question, I know. बाकी को तो कोई क्वेश्चन होता ही नहीं। तो आज हम लोग यहाँ तक यहीं तक रखते हैं। Okay, sir. कल 4 बजे हम लोग इसके आगे करेंगे। आज तो अटेंडेंस थोड़ा अच्छा लग रहा है। यस मिस्टर करण दुबे, यस सर। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर। पढ़ाई लिखाई छोड़ के और क्या क्या कर रहे हैं आप? सर